हाँ जी, +1 क्लास। टर्म 1 एक्सपेक्टेड मैथ्स सैम्पल पेपर शुरू करने जा रहे हैं। 40 मार्क्स का आपका पेपर है, 40 MCQ आपको आने हैं, चॉइस कोई नहीं है, हर एक MCQ को टिक कर कर मार्क्स लेने हैं। ठीक, हाँ जी बेटा 3 बजे का, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन नीरजा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पूछा जी अ सेट इज, बस इतना बोला गया है, अ सेट इज मतलब यहाँ पर सेट की डेफिनेशन पूछी जा रही है। कहते सेट क्या है, 4 ऑप्शंस दी गई हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ नंबर, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, नन ऑफ दीज। ठीक, तो हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी है। सेट होता क्या है, सेट हमने पढ़ा है कि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं पहले तो वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद फाइनाइट होने चाहिए, ठीक, रिपीट नहीं करने चाहिए, मतलब फाइनाइट हो गए। तो 4 ऑप्शंस जो हमें दिए हैं उसमें से पहली ऑप्शन हमारे पास है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यानी सेट वो होता है जिसको क्या किया जा सके, वेल डिफाइंड। अगर आप वेल डिफाइन कर सकते हो तो वो सेट है, अगर आप वेल डिफाइन नहीं कर सकते हो तो वो सेट नहीं है। एक एग्जांपल साथ में दे देते हैं। सपोज मैंने बोला कि भाई AEIOU, ये मैंने बोल दिया और इसको सेट को मैंने नाम दे दिया सपोज A। अब आपसे अगर पूछा जाए क्या ये सेट है, तो क्या जवाब दोगे? सेट है। किस चीज़ का सेट है? बस आपने जैसे ही बोल दिया वॉवल तो ये अपने आप वेल डिफाइन हो गया। अगर कोई बच्चा बोल देता ना सर ये अल्फ़ाबेट्स का सेट है, तो फिर बात नहीं बननी थी। अल्फ़ाबेट्स 26 27 जो है 26 के आसपास होते हैं, ठीक। तो अब वेल डिफाइन करना है आपने इसको, एक वर्ड में आपने समेट देना है कि सर ये क्या है, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या है ये? सेट ऑफ वॉवल्स। ये वॉवल्स हैं सारे के सारे। तो सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट कौन होता है? जो वेल डिफाइन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दी कि वॉवल, इट इज अ सेट ऑफ वॉवल। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। परस समझ आ गया करके? वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए नीरजा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपको एक सेट दे दिया A, उसमें बोला गया भाई x कॉलन x बिलोंग्स टू R। R का मतलब जितने भी x के एलिमेंट है सबके सब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। रियल नंबर में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, पॉइंट्स में भी आते हैं, सबके सब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। एक सेट जिसमें x कॉलन x बिलोंग्स टू R, और यहाँ पर हमें दे दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और हमें पूछा जाता है इज। कहते क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शंस दी गई हैं 4, हम इसको सॉल्व करके अपनी जो ऑप्शन आएगी उसको टिक कर लेते हैं। आप इसके ऊपर देखिए क्या दिया ये, इससे कौन से रियल नंबर निकलते हैं? x स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये आपके पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, डन। x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? -25, किसके इक्वल? 0 के, यानी x स्क्वायर -5 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी बचा क्या? x -5 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x -5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। -5 परली तरफ गया तो क्या बना? +5, ठीक है। परस भाई देख रहा है? +5 उधर गया तो क्या बना? -5, ठीक है। अब उन्होंने बोला था रियल नंबर का सेट, तो क्या ये दोनों के दोनों रियल नंबर हैं? अभी हमने बोला रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है, उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट्स, फ्रैक्शन सब आते हैं उसमें। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि 5 और -5 ये दोनों के दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर को। तो मेरे सेट के 2 एलिमेंट हैं, एक 5 और एक -5। तो जो आपको 4 ऑप्शन दी होंगी उसमें से एक ऑप्शन ये ज़रूर होगी, और इस ऑप्शन को टिक कर देना, 5, -5। अच्छा, थोड़ी सी स्टेटमेंट हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। मैंने इस रियल नंबर की जगह पे, ध्यान देना भाई, इस रियल नंबर की जगह पे मैंने अगर बोल दिया भाई x कॉलन x जो है, x कॉलन x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और फिर मैंने बोला इज। अब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे सेट के? x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सर आपने सॉल्व कर लिया होगा इस तरफ, सॉल्व करके आपके पास एक आंसर आया -5 और एक आंसर आपके पास क्या आया? 5, ठीक है। अब जो भी ऑप्शंस दी होंगी मैं कौन सी वाली ऑप्शन को टिक करूंगा? 5। सिर्फ एक 5 लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया था? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से आगे चलते जाते हैं, मतलब -5 तो रिजेक्ट हो गया, बचा क्या? 5। यानी जब कोई इस तरह का सेट का क्वेश्चन आएगा ना,
तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपने देखना है कि जो एलिमेंट दिया जा रहा है ना वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, या होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर बनाओगे। अगर यहाँ पे रियल नंबर को कर रहा था तो दोनों एक्सेप्ट हो गए, नेचुरल नंबर को कर रहा है तो फिर 5 आया, अगर इंटीजर को कर रहा होता फिर भी ये इसको -5,5 दोनों आ जाने थे, इंटीजर में भी नेगेटिव और में भी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के दोनों हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बच्चों, क्वेश्चन 3 में हमें बोला गया अभी रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करें। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ सेट इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। ये हमें इक्वेशन दे दी गई है इन रोस्टर फॉर्म। कहते हैं रोस्टर फॉर्म में बताइए क्या होगा, इन रोस्टर फॉर्म। देखो दो तरह की फॉर्म पढ़ते हैं हम, एक हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म और एक हमारे पास होती है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, जैसे आपने बोल दिया भाई इट इज अ सेट ऑफ वॉवल्स, इट इज अ सेट ऑफ वॉवल्स, या बोल रहे हो x:x बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवल्स, तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। जब आप रोस्टर फॉर्म की बात करते हो तो फिर उसमें हर एक एलिमेंट को कॉमा के साथ सेपरेट करके लिखा जाता है। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये मेरी रोस्टर फॉर्म है, मैं इसकी बात करता हूँ, ये भी मेरी रोस्टर फॉर्म है। मतलब हर एलिमेंट को कैसे लिखना है, कॉमा से सेपरेट करके लिखना है। तो इसके क्या करने पड़ेंगे, हमें फैक्टर करने पड़ेंगे इसके। तो चलिए इसके फैक्टर कर लेंगे। हाँ जी, इसके फैक्टर करके हमारे पास -3x और -2x लिख लिया हमने फिलहाल, और +6 = 0। तो x कॉमन तो बचा क्या, x - 3, और -2 कॉमन तो बचा क्या, x - 3 = 0। ये हमारे पास हुआ x - 2, x - 3 = 0। फैक्टर करके क्या मिला बच्चों, एक मिल गया 2, एक मिल गया 3। तो फिर रोस्टर फॉर्म बोली थी तो एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। तो ऑप्शन में जहाँ पे 2, 3 दिया जाए उसको टिक कर दें। पहले 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हाँ, फोटो क्लिक करनी, क्रिएट कर दें। हाँ ठीक है जी, चलिए 1 2 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, पहले 3 क्वेश्चन सेट्स के आए, यानी जो बाकी सैंपल पेपर आप सॉल्व करोगे उसमें भी पहले 3 क्वेश्चन आपको सेट के देखने को मिलेंगे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेट दे दिया हमें। क्वेश्चन 4, सेट हमारे पास है A = x:x इज एन, आई का मतलब क्या होता है, चाहे आई बोल लीजिए चाहे z बोल लीजिए। z का मतलब क्या होता है नंबर सिस्टम में, इंटीजर्स। x:x किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इज इंटीजर एंड -3 < x < 12 इज इक्वल टू। अब 4 ऑप्शंस दी गई हमें। अब इससे हमें रोस्टर फॉर्म में 4 ऑप्शंस दी गई है और हमें उन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। हम अपना सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन बनती है। रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना हमने इसको। x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है और इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, -3 < x 2। मतलब इसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करते हैं। -3 से कहाँ तक जाना है हमने, 2 तक जाना है। -3 के बाद क्या आएगा बच्चों, -2 -1 0 1 2। यहाँ पर ध्यान देना, जो x है वो -3 से छोटा है और इसके अलावा इक्वल भी है। मतलब हमें -3 लेना है कि नहीं लेना है, लेना है, क्योंकि इक्वल टू आ रहा है, -3 हमें लेना है, ठीक। तो -3 के बाद फिर क्या आएगा, -2 -1 0 1। बस ये एक एलिमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसको हमने अपने सेट में लिखना है कि नहीं लिखना है। x जो है वो 2 से छोटा है। 2 से छोटा मतलब क्या हो सकता है, मतलब उसने कहाँ तक जाना है, उसने 1 तक जाना है, ठीक है।
तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आया और इसको हमने क्लोज कर दिया। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको ये मिलेगी और जो भी ऑप्शन ये होगी उसको टिक कर दें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना जरा, स्टेटमेंट भी बड़ी है। 2 फाइनाइट सेट, किसकी बात की? 2 सेट हैं और वो फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है। 2 फाइनाइट सेट हैं, हैव m n एलिमेंट्स, एक सेट में m एलिमेंट है और एक सेट में n एलिमेंट है। तो मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैंने एक सेट बोल लिया, एक सेट A है जिसमें मैंने बोल दिया m एलिमेंट्स है, m एलिमेंट्स, और एक सेट मेरा B है जिसमें मैंने बोल दिया कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स है। ठीक, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। 2 finite set have m and n elements, the total number of subset of the first set, पहले सेट के क्या बनाने हैं? सबसेट, इसके सबसेट बनने हैं, is 56 more than the total number of subset of second set. According to question अगर हम बात करें, पहले के जो हमने सबसेट बनाने हैं वो 56 मोर होंगे किसके? दूसरे वाले के। पहले के जो सबसेट बनेंगे इज 56 मोर द सबसेट ऑफ सेकंड सेट, तो 56 मोर कर दिया हमने। वट आर द वैल्यूज ऑफ m and n रिस्पेक्टिवली, कहते हैं m और n की वैल्यूज क्या होंगी। अब पहले इसमें ये क्लियर कर लेते हैं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। और ये दिख रहा है भाई, n में 56 जुड़ेगा तो वो जाकर m के बराबर होगा, तो बड़ा कौन हुआ? m बड़ा हुआ, m इज ग्रेटर देन n। सेट कितने हैं हमारे पास? 2। अब 2 सेट हैं तो m में कितने एलिमेंट होंगे? m में सेट A में कितने एलिमेंट्स होंगे? हमने बोल दिया 2 सेट हैं तो 2 की पावर m एलिमेंट्स होंगे सेट A में। सेट B में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे सेट B में। 2 सेट थे, बेस 2 रखेंगे, 2 की पावर m एलिमेंट्स इसमें, n 2 की पावर n एलिमेंट्स इसमें, m इज ग्रेटर देन n। इतनी चीज क्लियर। अब यहाँ पर ये तो बताया गया था आपको m इज इक्वल टू 56 प्लस n। अब यहाँ पर क्या चेंज करते जाएंगे, ये क्या हो गया हमारे पास? 2 की पावर m, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास? 2 की पावर n। सेट A में 2 की पावर m एलिमेंट है, सेट B में 2 की पावर n एलिमेंट है, हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अजीब सी इक्वेशन बनी थोड़ी सी, इसको उठा के इधर लेके आए। पहले क्या बनाइए? 2 की m माइनस 2 की n इज इक्वल टू कितना बच्चों? 56। तब यहाँ से ना 2 की पावर n कॉमन निकाल लें, या कॉमन निकाल लो या आप डिवाइड करवा लो, इस तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही बात है। तो हमने 2 की पावर n कॉमन निकाल ली। अगर 2 की पावर n कॉमन निकाली तो इसमें यहाँ पे 2 की पावर n डिवाइड आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू 56। इतना डन। ये ध्यान से देख लो, अगर कोई चीज़ कॉमन निकाल रहे हो आप और वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो किस में जाती है? डिवाइड में जाती है। क्योंकि चेक कर लो, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये और ये, तो 2 की m वापस आ जाएगी, और जब 2 की n इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 2 की पावर n आपके पास आ जाएगी। इतनी चीज़ डन। इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2 की पावर n एज इट इज 2 की पावर m इंटू 2 की पावर माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। ऐसे करते 56 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं जरा, 2 के टेबल पे भेजें, कितना आ गया? 2 2 का 4, 2 8 का 16, फिर 2 के टेबल पे 2 1 का 2, 2 4 का 8, फिर 2 के टेबल पे कितना? 2 7 का 14, फिर 7 1 का 7। तो यानी ये हमारे पास हो गया 2 की पावर 3 इंटू 7। ये चीज़ बन रही है फिलहाल मेरे पास। इधर डन। आगे देखें, बेस दोनों का सेम, 2 की पावर n, और ये क्या बन गया? 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू। अब जैसी फॉर्म इधर है वैसी ही फॉर्म हमने इधर भी बनानी है, जैसी फॉर्म इधर है। अब 2 की पावर n दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें 2 की पावर 3 तो दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ भी ये 2 की पावर n को 2 की पावर 3 के इक्वल में इक्वेट कर दूँ तो मेरे को n की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। पर इधर वाले का क्या करूँगा मैं? अब इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है 2 में से ना 1 माइनस हो रहा है, तो मैं इस 7 को ऐसे लिख सकता हूँ 8 माइनस 1। 8 माइनस 1 क्या होता है? 7 ही है आपके पास। तो
तो ये आपके पास बन गया बच्चों 2 की पावर n और ये हो गया 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ये कितना भी 8 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3 साथ में माइनस 1। इक्वेट तो अभी भी करा सकते हैं, थोड़ा और प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी को ऊपर लिख रहे हैं हम 2 की पावर n ब्रैकेट 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 ब्रैकेट स्टार्ट 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, ये 3 है मेरे पास, इस 3 को 4 माइनस 1 लिखा जा सकता है। चलो 3 रहने देते हैं। हाँ जी इक्वेट कर दो, इस n को किसके इक्वल इक्वेट करोगे, n इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 3। 2 की पावर कितनी है m माइनस n को किसके इक्वल इक्वेट कर दोगे, इसको इसके इक्वल इक्वेट कर दो, n को इस 3 के इक्वल इक्वेट कर दो। m माइनस n इज इक्वल टू कितना हो गया 3। n की वैल्यू है आपके पास कितनी, भर दो यहाँ पे 3। m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3 प्लस 3, m इज इक्वल टू 6। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, एक आपका 3 आया और एक आपका 6 आया। स्टार्टिंग में कंडीशन रखी थी हमने, m इज ग्रेटर देन, m बड़ा होना चाहिए n से, चेक करो ठीक है। m आपका 6 है और n आपका 3 है, तो m इज ग्रेटर देन n मतलब 6 इज ग्रेटर देन 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। पहले 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 सेट दिए हैं, एक सेट x और एक सेट y। एक सेट के एलिमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ x इज इक्वल टू 1 3 5 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3। आपको बोला जा रहा है x यूनियन y, x यूनियन y पता करें। यूनियन का मतलब, गुड इवनिंग, x यूनियन y, यूनियन का मतलब आपके पास 2 अलग अलग सेट हैं, एक सेट उसके बाद ये आपके पास दूसरा सेट, एक सेट x है और एक सेट कौन सा है y। बोर्ड पे देखें x y 2 सेट है। x के एलिमेंट कौन से हैं, x के एलिमेंट है 1 3 5, y के एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3, ठीक है। 1 3 को हमने एक स्पेशल जगह पे रखा है, ध्यान से देखो। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, 3 हम इरेज कर दें यहाँ से अब, ठीक है। अगर मैं x की बात करता हूँ तो x के एलिमेंट हैं 1 3 5 और अगर मैं y की बात करता हूँ तो y के एलिमेंट हैं 1 2 3। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, यूनियन, ठीक है। अगर आपसे यूनियन पूछी जा रही है कि भाई सर x यूनियन y क्या होगा, तो यूनियन का मतलब ये पूरे के पूरे सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास। तो क्या क्या एलिमेंट हुए आपके पास 1 2 3 5, सब इकट्ठे कर दो 1 2 3 5। और अगर मान लो यूनियन की जगह पे बच्चों आपसे इंटरसेक्शन पूछी होती तो कौन से एलिमेंट आते, 1 3। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट है, और कॉमन एलिमेंट का रीजन ये वाला रीजन आपका सारा कॉमन एलिमेंट का रीजन है, तो कॉमन एलिमेंट आपके पास आ जाने थे 1 और 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक गिनती दे दी हमें सारी, 1 to 7 काउंटिंग। a एक सेट है जिसमें 1 to 7 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और b भी एक सेट दे दिया। b में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 6 नहीं है, अच्छा जी 6 खत्म कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 7 और b में हमारे पास 3 5 7 9 11 और हमें पूछा जा रहा है a इंटरसेक्शन b बताइए। अब a इंटरसेक्शन b पता करना है हमें। इंटरसेक्शन अभी समझाया हमने आपको कि क्या होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की बात की थी तो इंटरसेक्शन कॉमन रीजन होता है दोनों में। आप इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढने शुरू कर लो, डायरेक्टली इंटरसेक्शन बन जाएगा आपका। देखिए जी 3 इसमें भी आ रहा है,
3 इसमें भी आ रहा है, और 5 आ रहा है तो 5 भी आ रहा है, और 7 तो 7 भी आ रहा है। कोई और है? बस इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास हो गया 3 5 7। बात खत्म हो गई यहीं पर इसकी। 3 5 7 कॉमन एलिमेंट मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 7 डन। नीरजा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़। If x plus 1 इफ ब्रैकेट में है x प्लस 1 कॉमा y minus 2 y माइनस 2 is equal to 3 comma 1. इज इक्वल टू 3 कॉमा 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, ये इधर से पहला एलिमेंट है तो इधर से वो पहला एलिमेंट किसको अप्रोच करेगा? 3 को फर्स्ट को। इधर से सेकंड एलिमेंट है तो सेकंड एलिमेंट के लिए कौन सी कुर्सी लगा के रखी है? सेकंड ठीक है, तो x प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल? 3 के, और y माइनस 2 जो है वो किसके इक्वल? 1 के। प्लस 1 उधर जाके क्या हो गया? 3 माइनस 1। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 माइनस 2 उधर जाके क्या हो गया? 1 प्लस 2। तो y कितना हो गया हमारे पास? 3। x और y फाइंड आउट करना था, x और y इजीली निकल गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 डन। पढ़ बेटा क्वेश्चन नंबर 9। Domain of the function ठीक है जी, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, डोमेन ऑफ द फंक्शन हमें पता करनी है, डोमेन हमें पता करनी है, डोमेन पता करनी है फंक्शन की। और कुछ दे दिया उन्होंने, क्या दे दिया? एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 16 minus x square. 16 माइनस X square. डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 16 माइनस एक्स की स्क्वायर। तो डोमेन पता करनी है। और डोमेन के लिए क्या कंडीशन पढ़ते हैं हम? जब भी हमने डोमेन निकालनी होती है, रिलेशन में पढ़ा हमने सेट्स रिलेशन में, जब भी डोमेन निकालनी होती है तो जो हमारा एफ एक्स होता है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 0। अब आप देखो एफ एक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर कुछ दिया हुआ एफ एक्स उन्होंने हमें, कितना? 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब प्लस 16 इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस 16। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराओगे तो इक्वलिटी आएगी, यानी क्या बनेगा आपका? आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। माइनस से इधर, अगर हम इधर भी माइनस लगा देते हैं, इधर भी माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 आ जाएगा। मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो सकती है? अब स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा? स्क्वायर रूट बनेगा, यानी x लेस देन इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट खोलूंगा तो क्या आएगा? हाँ जी, 4 नहीं, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था इसके साथ का हमने। अब उस प्लस माइनस 4 को कैसे लिखा जाए? अब इसका मतलब ये निकलता है कि x जो है ना, x -4 और +4 इसके बीच में है। ये भी हो सकता है, -4 से छोटा नहीं हो सकता और 4 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखा जा सकता था, -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। x लेस देन इक्वल टू क्या था? 16। 16 का स्क्वायर रूट तोड़ोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा। अगर प्लस माइनस आप 4 बोलते हो तो x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 4 बोलना था आप लोगों ने। तो प्लस माइनस 4 का मतलब क्लियर है, लेस देन है और इक्वल टू भी है, +4 के और माइनस के। तो -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। इतना डन। आगे देखें, हमारे पास बचा गया, अब हमें पूछा जा रहा था भाई डोमेन क्या होगी, तो डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो -4 और 4, -4 और 4। इतना डन। यहां पर ध्यान दो, इंटरवल कौन सा डाला हमने? Close. क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल डालने का मतलब लेना है हमने, ठीक है। इतना डन। चलिए इतना नोट करिए क्वेश्चन नंबर 9 तक, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 बच्चों पढ़ लीजिए स्टेटमेंट बेटा। Radian measure of 520 degree is कहते हैं 520 डिग्री आपको दी है और कहते हैं अभी इसका रेडियन क्या होगा? फाइंड इन रेडियन, फाइंड इन रेडियन। कहते हैं रेडियन में पता करिए। रेडियन में पता करने का मतलब है इसका आंसर पाई में देना है हमने। किसमें? पाई। अगर डिग्री दी है तो रेडियन में बोल रहे हैं, और अगर रेडियन दिया होता तो किस में कन्वर्ट करना था? डिग्रीज में कन्वर्ट करना था। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? 520 का 520, जब भी ये डिग्री हटती है तो पाई डिवाइडेड बाय 180 लगता है। पाई डिवाइडेड बाय, आपने डिग्री हटाई तो पाई डिवाइडेड बाय 180 लगाया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। हाँ जी, कौन से टेबल पे काटें? 29 का 18. चलो 2 9 का 18, उसके बाद बेटा
2 2 का 4, 2 6 का 12, बस यही बचा। Yes. तो ये हो गया 26 पाई अपॉन 9। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ये। सिर्फ डिग्री हटानी है और लगाना क्या है, पाई बाय 180, और उसके बाद जो कैंसिल आउट होता है कर दो, आपका आंसर पाई में आ गया, मतलब रेडियन में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, The degree measure corresponding to 7 pi by 6 radians. 7 पाई बाय 6। इस बार आपको ये रेडियन में दिया हुआ है और आपको कहते हैं फाइंड इन डिग्रीज, फाइंड इन डिग्री, कहते हैं डिग्री में कन्वर्ट करो। देखो दोनों हो रहे हैं यहाँ पर, डिग्री में दिया था तो रेडियन में बदला, और अब रेडियन में दिया हुआ है, किसमें बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो क्या करेंगे, 7 पाई अपॉन 6। जब डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई अपॉन 180 होता है। अब उल्टा कर रहे हो आप, उल्टा, तो जब रेडियन को डिग्री में बदलोगे तो उल्टा कर रहे हो, तो फिर 180 ऊपर ले जाओ और पाई, मतलब इस केस में 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड करना है। इस तरह याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, 630 है। 2101। हाँ जी, 6 3 का 80, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 30, तो 7 मल्टीप्लाई 30 कितना हुआ आपके पास, 210 डिग्री। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी, डन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ बेटा क्वेश्चन 12। Let sin theta is equal to -1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, आगे and cos theta is equal to -√3/2. cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। Then theta lies in अब हमसे पूछ रहे हैं थीटा कौन से घर में रहता है। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल जब क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं तो 4 घर हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आप क्या पढ़ते थे, आप पढ़ते थे ऑलवेज स्कूल टू कॉलेज, ऑलवेज स्कूल टू कॉलेज, सब स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं। ऑलवेज का मतलब सारे के सारे आ गए यहाँ पर, ऑल का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, सब इस घर में रहते हैं, सब इस घर के मालिक हैं। जब दूसरे में आते हो तो स्कूल स्टैंड्स फॉर साइन, इस घर का मालिक कौन, साइन और कोसीकेंट। थर्ड में टी स्टैंड्स फॉर टेन, टेन का साथी कॉट, और इस घर में सी स्टैंड्स फॉर कॉस, और कॉस का दोस्त सीकेंट। अब हमें बोल रहे हैं साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है। इन 4 घरों में ऐसा कौन सा घर है जिसमें साइन और कॉस दोनों ही देखने को नहीं मिलते हमें, तीसरा ही घर है जिसमें ना साइन है ना कॉस है। तो वो पूछ रहे थे थीटा लाइज इन, तो अब क्या जवाब दोगे, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में, क्योंकि थर्ड में साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। अच्छा थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, मान लो अगर साइन पॉजिटिव होता और कॉस क्या होता, नेगेटिव, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो कौन सा अगर देखने को मिल रहा है, साइन पॉजिटिव कॉस, अच्छा सॉरी साइन पॉजिटिव, हाँ कॉस, कॉस तो है ही नहीं इसमें, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट बोल देना था आपने। अभी फिलहाल साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, तो जवाब आया थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है, इसलिए टेबल पूरा बना के दे दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए बेटा। if cos A is equal to 21/29 If cos A is equal to 21/29 and A lies in the fourth quadrant, A lies in fourth quadrant, then sin A is equal to तो कहते साइन ए क्या होगा, थीटा बोल दिया, कॉज ए दे दिया 21/29, ए लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन क्या होगा। अब या तो वो हमसे साइन की वैल्यू पूछें, या हमें सिर्फ इतना पूछे साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो साफ ही बोल रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो दिख ही रहा है आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, if cos is equal to 21/29, A lies in fourth quadrant, then sin A is equal to पूछ लिया हमसे। तो पहले तो ये बता दो साइन A पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में साइन A होता ही नहीं है। इट मीन्स साइन A जो है वो तो होगा नेगेटिव। अब रही बात वैल्यू पता करने की, तो वैल्यू हम पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे वो देख लो। आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला याद है, 10th में पढ़ा आपने, किसके इक्वल होता है, 1 के। आपको दिया क्या हुआ, कॉस, तो कॉस आपको दिया है, प्लस साइन उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा आपको फाइंड साइन करना है तो कॉस परली तरफ ले जाओ,
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस की वैल्यू कितनी 21/29, यहाँ पर आया 21/29। तो साइन इस सारे की क्या होगी बच्चों स्क्वायर। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 21 की स्क्वायर करिए 29 की स्क्वायर करिए। स्क्वायर करने के बाद जो भी आपका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आएगा उसका एलसीएम लेकर स्क्वायर रूट तोड़ के आपका आंसर आएगा। 21 का स्क्वायर किया हमने 441 और 29 का स्क्वायर किया 841। एलसीएम लिया साइन थीटा इज इक्वल टू 841 माइनस 441 डिवाइडेड बाय 841। वेरी गुड, ये ऊपर आ गया 400, नीचे कितना 841। तो साइन थीटा क्या बना मेरा 400 का स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो 20 और 841 का स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो 29। मैंने यहाँ पे आंसर पॉजिटिव लिखा है, आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पॉजिटिव? थीटा लाइज इन, पढ़िए यहाँ पर, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा जो आपका होगा -20/29। मेंशन कर दो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में था इसलिए -20/29। ऐसे है जी पेपर 1 में टोटल 40 क्वेश्चन है, हमने 13 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस कर लिए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने अगले 13 क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं और उसके बाद नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, फिर हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। डन, थैंक यू।